नमस्कार, मैं सौरभ सक्सेना पुनः आप सभी का टीम कल्याणी आईएएस की इस प्रारंभिक सीरीज में स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ विजयनगर साम्राज्य को डिस्कस करके ख़त्म किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विजयनगर साम्राज्य के साथ ही उस समय दक्षिण में एक और साम्राज्य था जिसका नाम बहमनी साम्राज्य था। ये साम्राज्य भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय ही स्वतंत्र डिक्लेयर हुआ था। और हमने ये भी देखा था कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दोनों के मध्य काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष भी चलता रहा था। इन दोनों राज्यों की यदि मैं बात करूं तो जैसा कि हम लोकेशन देख रहे हैं, ये आप देखिए, ये बहमनी साम्राज्य है और ये जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं ये विजयनगर साम्राज्य आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर में। इन दोनों राज्यों की यदि हम बात करें तो कृष्णा नदी को इन दोनों राज्य की सीमा मान लिया गया था। ये बहमनी राज्य है और ये विजयनगर साम्राज्य है। तो जो कृष्णा नदी थी, इस नदी को इन दोनों साम्राज्य की सीमा मान लिया गया था। ये बात भी हम लोग पिछले जो विजयनगर साम्राज्य का जो लेक्चर था उसमें हम लोग ये बात भी डिस्कस कर चुके थे। अब आइए हम लोग बहमनी साम्राज्य को और आगे पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था विजयनगर साम्राज्य के समय भी कि जब कोई शासक ऐसा आता है कि जिसकी योजनाएं असफल होने लग जाती हैं तो उस समय क्या होने लग जाता है, राज्य में विद्रोह चालू हो जाते हैं, जनता में आक्रोश पैदा होने लग जाता है। कई राज्य जो हैं वो खुद को स्वतंत्र स्थापित करने लग जाते हैं। कारण क्या होता है कि केंद्र का जो नियंत्रण होता है वो राज्यों पर कमजोर होने लग जाता है। तो यही हमको मोहम्मद बिन तुगलक के समय देखने को मिला था। चूंकि उसका नियंत्रण जो है, जो दूरस्थ प्रांत थे उन पर नियंत्रण उसका कमजोर होने लग गया था। इस कारण कई छोटे छोटे राज्य जो है वो स्वतंत्र स्थापित होने लग गए थे। इनमें से ही विजयनगर और साम्राज्य, ये दो राज्य जो हैं ये साउथ में हमको देखने को मिले थे। तो इसी तरह से दक्षिण की यदि मैं बात करूं तो वहाँ दक्कन में अमीरान सदैक नाम के व्यक्ति के द्वारा जो है यहाँ पर विद्रोह किया गया था। और इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, जफर खान नाम के व्यक्ति ने 1347, है ना, जो कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि इसने धारण करी थी। और फिर ये जो है सिंहासन पर बैठ गया था और यहाँ से इसने बहमनी साम्राज्य की नींव रखी थी। तो हमने क्या देखा कि जफर खां, या जो कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था, इसने बहमनी साम्राज्य की नींव रखी थी। अब अगर हम बात करें कि इसके द्वारा राजधानी किसे बनाया गया था, तो इसके द्वारा जो है गुलबर्गा को राजधानी बनाया गया था और इसने इसका नाम क्या रख दिया था, एहसानाबाद रख दिया था। ये राजधानी बनाई थी और इसने इसका नाम एहसानाबाद रख दिया था। तो आपको याद रखना होगा कि बहमनी साम्राज्य को जो स्थापित किया था वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था, जिसका जो मूल नाम था वह जफर खां था। और इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था और इसका नाम फिर क्या रख दिया था, एहसानाबाद इसका नाम रख दिया था। अब साम्राज्य के शासन के लिए, शासन अच्छा चले तो इसने क्या किया था, अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया था। अब कौन कौन से थे, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। तो ये आपको याद रखना होगा, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, इन 4 प्रांतों में जो है इसने अपने राज्य को प्रशासन की दृष्टि से विभाजित कर दिया था। अब इसके द्वारा दक्षिण में हिंदू शासकों को अधीन किया गया था और जो फॉलोअर्स थे, इसके जो फॉलोअर्स थे, जो अनुयायी थे, उनको पद दिए गए थे और जागीरें भी इसने प्रदान करी थी। तो ये इस तरह की जो जागीरें जो प्रदान करी थी हिंदू शासकों को अपने अधीन करके, तो ये इस तरह की जो प्रथा है ये इसने प्रारंभ करी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण में हिंदू शासकों को अपने अधीन कर किया और जो उसके अनुयायी थे उनको पद और जागीरें प्रदान करने की प्रथा किसने प्रारंभ करी थी, तो आपको अलाउद्दीन हसन बहमन शाह याद रखना होगा। इसके अलावा इसने आदेश दिया था कि जो हिंदू हैं उनसे जजिया वसूल नहीं किया जाए, उनसे जजिया कर ना लिया जाए।
तो ये बात भी आपको याद रखनी होगी कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश भी पारित किया था। अब इसके अंतिम दिनों में क्या हुआ, इसने अपने अंतिम दिनों में दावुल पर अधिकार कर लिया था। तो ये आपको याद रखना होगा, दावुल पर अधिकार कर लिया था, जो पश्चिमी समुद्र तट पर बहमनी साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण क्या था, बंदरगाह था। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखनी होगी। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको जब विजयनगर साम्राज्य पढ़ाया था तो वहाँ हमने देखा था कि बहमनी साम्राज्य का ये जो शासक है मोहम्मद शाह प्रथम, इसके द्वारा विजयनगर और वारंगल पर आक्रमण किया गया था और एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पहली बार जो है बारूद का प्रयोग किया गया था। तो ये मैंने आपको बात विजयनगर साम्राज्य जब डिस्कस किया था वहाँ पर भी ये बात बताई थी। और ऐसी घटना जहाँ बारूद का प्रयोग हुआ था दक्षिण में, ये पहली घटना थी जहाँ बारूद का प्रयोग भी किया गया था। अब अमीर ए उमरा, तो यहाँ जो सेना का जो सेना नायक होता था बहमनी साम्राज्य में, उसे अमीर ए उमरा कहा जाता था। और उसके नीचे कौन होते थे, बार बरदान होते थे। तो हमने देखा कि मोहम्मद शाह प्रथम के द्वारा, है ना, विजयनगर और वारंगल से युद्ध किया गया था, इसे जीता भी गया था। और इसके यहाँ पर जो सेना नायक होते थे उसको अमीर ए उमरा, और उनके नीचे जो होते थे उन्हें बार बरदान कहा जाता था। इसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम के बाद बहमनी साम्राज्य में ताजुद्दीन फिरोज शाह नाम का व्यक्ति यहाँ का शासक बनता है। ताजुद्दीन फिरोज शाह, ये कहा जाता है इसके बारे में कि ये सबसे विद्वान सुल्तानों में से एक हुआ। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ऐसे विदेशी, या इनको अफाकी कहा जाता था, है ना, ये बहमनी साम्राज्य में आए थे और यहाँ पर स्थायी रूप से भी ये लोग रहने लग गए थे। तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि एशियाई विदेशी, या आप उनको अफाकी कह सकते हैं, ये बहमनी साम्राज्य में आए थे, यहाँ करके स्थायी रूप से ये बसने के लिए आप कह सकते हैं इनको प्रोत्साहित भी किया गया था। और ये लोग भी चाहते थे कि यहाँ पर हम लोग परमानेंटली सेटल हो जाएं। तो इसका परिणाम क्या होता है कि जो बहमनी का जो अमीर वर्ग था और जो दक्कनी जो लोग थे, ऐसे हमको यहाँ पर दो गुट देखने को मिल जाते हैं। एक गुट क्या हो जाता है, बहमनी का जो अमीर वर्ग, जो अफीकी जो लोग हो गए थे, और दूसरा गुट कौन सा हो जाता है, कि जो दक्कन के जो लोग थे। तो अब यहाँ से क्या हुआ, ये दो गुट बन गए, ये दलबंदी चालू हो जाती है और आगे चल करके बहमनी साम्राज्य के पतन या विघटन का ये एक प्रमुख कारण बनता है। अब मैं बात कर रहा हूँ फिरोज शाह बहमनी की, और हमने देखा कि उसका प्रशासन अच्छा था और इसके द्वारा बड़े स्तर पर हिंदुओं को राज्य में शामिल किया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस समय बात करें हम तो दक्कनी ब्राह्मण प्रशासन जो है, इसके द्वारा शासन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई गई थी। ठीक है ना, तो जो दक्कनी ब्राह्मण थे इनके द्वारा प्रशासन में बहुत इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं भूमिका निभाई गई थी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हिंदुओं को सम्मिलित किया किसके द्वारा सम्मिलित किया गया था, तो आपको फिरोज शाह का नाम याद रखना होगा बहमनी साम्राज्य में। अब मैं बात कर रहा हूँ वापस से, जो कि ऐसे लोग आए थे कहाँ से, इराक, ईरान से, अरब देशों से। ठीक है, तो सुल्तान के द्वारा जो है इन लोगों को आमंत्रित किया गया था कि आप भारत आइए, और उनको जो है प्रशासन में फिर उच्च पद भी दिए गए थे। तो एशियाई देशों से जो है फिरोज शाह के द्वारा आप कह सकते हैं इराकी, ईरान, अरब देश जो थे, यहाँ से विदेशी जो मुसलमान थे इनको बुलाया गया था, और भारत में बुलाने के बाद इनको हायर पोस्ट पर भी बैठाला गया था। तो यहाँ आपको फिरोज शाह का नाम याद रखना होगा कि ऐसा किसके द्वारा किया गया था। अब इसके द्वारा जो है, जैसा कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में वैसा ही इसके द्वारा भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की नींव डाली थी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि फिरोजाबाद नगर की नींव किसने डाली थी, तो आपको फिर फिरोज शाह का नाम याद रखना होगा। इसी तरह से अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की नींव भी रखी गई थी। अब अगला शासक शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या बातें याद रखनी है। अब सबसे पहले इसने क्या किया, अपनी राजधानी को जो है गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को बनाया। किसको बनाया,
बीदर को बनाया। तो अब यहाँ पहली बार जो है हमें राजधानी में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब क्या हो गई राजधानी, यहाँ से गुलबर्गा के स्थान पर अब राजधानी हो जाती है बीदर। अब बहमनी साम्राज्य जो है, इस नवीन राजधानी को, बहमनी साम्राज्य में जो है इस नवीन राजधानी को मोहम्मदाबाद नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? मोहम्मदाबाद नाम दिया गया था। अब शहाबुद्दीन अहमद प्रथम की यदि हम बात करें तो इसके काल में न्याय और जो धर्मनिष्ठता की बात करें तो न्याय और धर्मनिष्ठता के लिए बहुत फेमस हो गया था। तो इसे जो है अहमद शावली या संत अहमद भी कहा जाता था। तो ये याद रखिएगा कि अहमद शावली या संत अहमद जो है किसे कहा जाता था। अगला शासक अलाउद्दीन अहमद द्वितीय होता है। अब इसके शासनकाल में जो अफाकी थे, इनका जो है आगमन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो जो अफाकी जो विदेशी जो थे, उनका आगमन इसके शासनकाल में और अधिक बढ़ जाता है। इसी के काल में क्या होता है, एक व्यक्ति था, ईरानी व्यक्ति था जिसका नाम था महमूद गवा, इसका उत्कर्ष होता। तो पहले तो ये एक व्यापारी था, ठीक है। क्या था ये? पहले एक व्यापारी था और बाद में जो है इसे व्यापारियों के प्रमुख की उपाधि मिली थी। और उपाधि क्या थी? मलिक उत तुज्जार। इसको जो उपाधि मिली थी वो मलिक उत तुज्जार की उपाधि थी। तो यहाँ से जो है महमूद गवा का जो है आप कह सकते हैं पीरियड शुरू होता है और उत्कर्ष तक ये पहुंच जाता है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के समय में। अब हम अगला शासक जो है हुमायूं, उसकी बात करेंगे। तो अलाउद्दीन की जब मृत्यु हो जाती तो उसका जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र होता है हुमायूं, उसे शासक बना दिया जाता है। लेकिन वह इतना ज़्यादा निष्ठुर था कि उसे कौन सी उपाधि दे दी गई थी लोगों के द्वारा? जालिम की उपाधि दे दी गई थी। तो आपको याद रखना होगा कि जालिम की उपाधि यहाँ किसको दी हुई थी? तो वह हुमायूं था। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसे दक्कन का नीरो भी कहा जाता था, ठीक है ना। तो जालिम की उपाधि और दक्कन का नीरो, ये दोनों ही जो है हुमायूं को कहा जाता था। इसके अलावा जैसा कि अभी हमने देखा था कि महमूद गवा की बात करी थी, अब महमूद गवा को इसने अपना प्रधानमंत्री बना लिया था हुमायूं ने। हुमायूं की जब मृत्यु होती तो उसका पुत्र जो था निजामुद्दीन अहमद, ये केवल 8 वर्ष का था उस समय। तो इस कारण से हुमायूं ने क्या किया था, अपने जीवन काल में एक परिषद बना दी थी, प्रशासनिक परिषद बना दी थी, जिसमें राजमाता महमूद गवा सहित 4 व्यक्ति हुआ करते थे, ठीक है ना। तो अल्पवयस्क होने के कारण एक परिषद बना करके उसके तहत जो है प्रशासन चलाने की व्यवस्था कर दी थी। अब इसके बाद जो अगला शासक होता है वह मोहम्मद तृतीय नाम का व्यक्ति हुआ था। तो राज्यारोहण के समय तृतीय की आयु जो है केवल 9 वर्ष थी। महमूद गवा फिर से इस समय प्रधानमंत्री हमें देखने को मिला था। अब महमूद गवा जो है इसको ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई थी, ये आपको याद रखना होगा कि ख्वाजा जहां की उपाधि किसके पास थी? महमूद गवा ने क्या किया था, राजभक्ति से बहमनी राज्य की सेवा करी थी। इसने काफी लगन से और कुशल कूटनीति और सैनिक नेतृत्व से उसने बहमनी साम्राज्य को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचा भी दिया था। तो महमूद गवा प्रधानमंत्री पद पर था और उसने कह सकते हैं आप काफी ईमानदारी से राज्य की सेवा करी। कुशल कूटनीतिज्ञ था, राजनीति उसको अच्छी आती थी, सैनिक नेतृत्व भी था, मिलिट्री आप कह सकते हैं मिलिट्री कैपेबिलिटीज थी उसके अंदर। तो उसने बहमनी साम्राज्य को काफी ऊंचाइयों तक भी पहुंचा दिया था। अब अगर हम बात करें महमूद गवा उसकी उपलब्धियों की, तो प्रशासनिक परिषद का ये सदस्यता हमने देख ही लिया था। अब सुल्तान हुमायूं के शासनकाल में प्रधानमंत्री भी ये बन चुका था और उस समय जो बहमनी साम्राज्य की जो राजनीति थी, जो भी समस्याएं थी, उनको अच्छे से ये समझ चुका था। महमूद गवा ने जो है सबसे बड़ा योगदान जो दिया था कि जो बहमनी राज्य की जो राजनीतिक समस्याएं थी उनका इसके द्वारा निराकरण किया गया था और साम्राज्य को उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था इसने। अब सबसे पहले इसने क्या किया था, तो इसने मालवा पर अधिकार किया था। सर्वप्रथम इसने मालवा पर अधिकार किया और जो उसका सबसे महत्वपूर्ण अगर हम अभियान देखें तो वह था गोवा पर अधिकार करना। अब पश्चिमी तट पर हम जानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है गोवा। उस समय जो है ये वहाँ के लिए आप कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह सिद्ध हुआ इस
साम्राज्य के लिए, बहमनी साम्राज्य के लिए। अब महमूद गवा के द्वारा जो भी नए प्रदेश जीते गए थे, और क्या किया उसने, इन प्रदेशों को 4 तरफों यानी प्रांतों जो थे इनको 8 प्रांतों में विभाजित कर दिया था। तो जो भी नवविजित प्रदेश थे उनको 4 प्रांत थे, अब उनको 8 प्रांतों में इसने विभाजित कर दिया था। क्या किया इसने, बरार को गाविल और माहुर में, गुलबर्गा को बीजापुर और गुलबर्गा में, दौलताबाद को दौलताबाद और जुन्नर में, और तेलंगाना को राजमुंदरी और वारंगल के रूप में विभाजित कर दिया था। तो अब हमने क्या देखा कि जो प्रांत था अब ये 8 हिस्सों में विभाजित हो चुका था। महमूद गवा जो है इसके बारे में हम बात करते हैं तो साहित्यिक और सांस्कृतिक सुरुचि संपन्न व्यक्ति था ये। तो इसका लिटरेचर में और कल्चरल एक्टिविटीज में काफी इसका आप कह सकते हैं इंटरेस्ट था। जो विद्वान हुआ करते थे उनको भी ये संरक्षण दिया करता था, तो विद्वानों का महान संरक्षक भी हुआ। इसके अलावा बीदर में इसने एक महाविद्यालय की स्थापना भी की थी। महमूद गवा की हम बात कर रहे हैं तो राजनीतिक गतिविधियों को इसने ना केवल बहमनी साम्राज्य तक सीमित किया, बल्कि इसके द्वारा ईरान, इराक, मिस्र और टर्की के सुल्तानों के साथ भी पत्र व्यवहार किया गया था। तो सिर्फ भारत में ही नहीं, दक्षिण में ही नहीं इसने राजनीतिक गतिविधियों को सीमित कर रखा था, बल्कि इसने विदेशों में भी कई सुल्तानों के साथ पत्र व्यवहार किए थे, जिससे कि ये अपने साम्राज्य को और ऊपर ले जा सके। इसके अलावा इसका जो है अंत बड़ा ही दुखद रहा था। मोहम्मद तृतीय ने इसको राजद्रोह के आरोप में फांसी दे दी थी। तो आपको ये याद रखना होगा कि महमूद गवा को किसके द्वारा फांसी दी गई थी, तो वह मोहम्मद तृतीय ही हुआ था। अब जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो मोहम्मद तृतीय, जैसा कि हमने देखा था कि उसने इसको फांसी दी थी, तो इसके शासनकाल में यह बीजापुर का गवर्नर हुआ करता था। बहमनी साम्राज्य की हम पतन की बात करें तो जैसे ही जब इसकी मृत्यु होती तो दो दशक के भीतर जो है बहमनी साम्राज्य का तीव्र गति से पतन प्रारंभ होने लग जाता है। ठीक है ना। तो अब आप कह सकते हैं कि बहमनी साम्राज्य में महमूद गवा के मृत्यु के बाद कोई भी योग्य सेनापति, कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं बचा था जो बहमनी साम्राज्य को आप कह सकें एक स्थायित्व दे सके, उसको परमानेंसी दे सके। अब इसके बाद शिहाबुद्दीन महमूद के शासनकाल की हम बात कर रहे हैं तो जो प्रांतीय तरफदार थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित करना आरंभ कर दिया था, और 15वीं शताब्दी के अंत तक बहमनी साम्राज्य क्या हो गया था, खंडित भी हो गया था। महमूद शाह और उसके जो उत्तराधिकारी थे, अब एक तुर्की सरदार था जिसका नाम था अमीर अली वरीद। अब ये जो है इसके हाथों की कठपुतली बन के रह गए थे महमूद गवा की मृत्यु के बाद, और जो कि इन सुल्तानों के शासनकाल में क्या था, ये वजीर था। तो हमने क्या देखा, अब ये जो उत्तराधिकारी थे महमूद शाह के, ये अब अमीर अली बरीद के क्या रह गए थे, ये कठपुतली बन के रह गए थे। अब इस वंश का जो अंतिम सुल्तान हुआ उसका नाम आपको याद रखना होगा, कलीमुल्ला शाह था। 1527 में इसकी मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य का अंत हो जाता है। सुल्तान शिहाबुद्दीन महमूद कासिम बरीद को वजीर या प्रधानमंत्री नियुक्त करने के बाद बहमनी साम्राज्य का विघटन हो गया, और इसके स्थान पर अब क्या हुआ, 5 राजवंशों का उदय होता है। और इनके संस्थापकों की उपाधि के साथ आप देखिए, बीदर में क्या था, बरीद शाही वंश आता है। बरार में क्या आता है, इमाद शाही वंश आता है। अहमदनगर में क्या आता है, निजाम शाही वंश आता है। बीजापुर में आदिल शाही वंश आता है, और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश आता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि कौन से स्थान पर कौन सा वंश हुआ था। तो आपको याद रखना होगा, बीदर में बरीद शाही था, बरार में इमाद शाही था, अहमदनगर में निजाम शाही वंश था, बीजापुर में आदिल शाही था, और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश होता है। अब सबसे पहले हम बरार के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाला
जो क्षेत्र था वह बरारी था, जिसे फतेह उल्लाह इमाद शाह, ये एक व्यक्ति था जो हिंदू से मुसलमान बना था, इसने 1484 में इसे स्वतंत्र घोषित करके इमाद शाही वंश की स्थापना करी थी। कहाँ पर? बरार में। तो बरार जो है सबसे पहले बहमनी साम्राज्य से अलग हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? फतेह उल्लाह इमाद शाह नाम का व्यक्ति था, उसका नाम याद रखना होगा। इसने स्वतंत्र घोषित कर दिया था और यहाँ इसने इमाद शाही वंश की स्थापना कर दी थी। 1574 में क्या होता है? बरार को अहमदनगर अपने में मिला लेता है, इसको हड़प लेता है। तो यहाँ से क्या हुआ? बरार अब कहाँ चला गया? अहमदनगर में मिल गया। आपको इसका अंत याद रखना होगा, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यहाँ पर कौन सा वंश था, इनका संस्थापक कौन था, और ये अंत क्या हुआ। तो बरार का अंत क्या होता है? ये अहमदनगर में जाकर के मिल जाता है। अब आइए हम बात करते हैं बीजापुर की। तो बीजापुर में यूसुफ आदिल खान ने 89-90 में 1489-90 में बीजापुर को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और यहाँ पर आदिल शाही वंश की स्थापना कर दी थी। तो बीजापुर में कौन सा वंश हो गया? आदिल शाही वंश हो गया। किसके द्वारा स्थापित किया गया? यूसुफ आदिल खां के द्वारा स्थापित किया गया था। अब आदिल शाही सुल्तान स्वयं को क्या मानता था? तुर्की के ऑटोमन राजवंश का वंशज मानता था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये ऐसा कौन सा सुल्तान था जो अपने आप को तुर्की के ऑटोमन राजवंश का वंशज मानता था? तो वह था यूसुफ आदिल खां। अब ये जो आदिल खां था, ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था, लेकिन शिया धर्म को इसने तरजीह दी थी और ये कला और साहित्य का भी महान संरक्षक हुआ। इसके अलावा बीजापुर में अगला जो शासक होता है वह इब्राहिम आदिल शाह होता है। तो ये यहाँ का पहला सुल्तान था जिसने क्या किया था? जिसने शाह की उपाधि धारण करी थी। तो ये आपको याद रखना होगा, बीजापुर का ये पहला सुल्तान था जिसने शाह की उपाधि धारण करी थी और इसने फारसी के स्थान पर हिंदवी को राजभाषा बनाया था। क्या किया था इसने? फारसी के स्थान पर हिंदवी, ये दक्कन की उर्दू थी, दक्कनी उर्दू भी कहते थे, इसको अपना राजभाषा बनाया था और हिंदुओं को जो है अनेक पद पर नियुक्त भी किया था, अपॉइंट भी किया था। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल गया कि बीजापुर का वह पहला कौन सा सुल्तान था जिसने शाह की उपाधि धारण करी थी? तो वह इब्राहिम आदिल शाह था और इसने जो है अपनी राजभाषा को क्या बना लिया था? हिंदवी बना लिया था, उसको दक्कनी उर्दू भी कहते हैं। इसके अलावा इसके बाद जो है यहाँ पर एक और शासक होता जिसका नाम था अली आदिल शाह। तो अली आदिल शाह के बारे में हम बात करें तो ये इब्राहिम का पुत्र था और इसका विवाह जो है अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पुत्री चांद बीबी से हुआ था। इसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। इसे सूफी के रूप से भी जाना जाता था, सूफी के रूप में भी जाना जाता था। तो इसका विवाह किससे हुआ था? चांद बीबी से हुआ था। किसका विवाह? अली आदिल शाह का विवाह चांद बीबी से हुआ था। इसके बाद एक और शासक यहाँ पर होता जिसका नाम था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ये अगर हम बात करें तो ये विद्या का प्रेमी था, विद्या का संरक्षक भी था और उसकी प्रजा जो है उसे उदार दृष्टिकोण के कारण प्रजा ने इसको जगत गुरु की उपाधि दी हुई थी। तो अब यहाँ पर आपको फिर से एक क्वेश्चन मिल गया कि जगत गुरु की उपाधि किसके पास थी? तो वह इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। इब्राहिम आदिल शाह मत आप टिक कराइएगा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था जिसके पास जगत गुरु की उपाधि हुआ करती थी। अब गरीबों की सहायता करता था, इसीलिए इसे अबला बाबा और निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। तो एक और क्वेश्चन मिल गया कि अबला बाबा या निर्धनों का मित्र किसे कहा जाता था? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। अब इसने एक गीत संग्रह किया था किताब ए नीरस के नाम से और उसी के शासनकाल में फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना भी करी थी। तो यहाँ से आपको कई अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं। अबला बाबा, निर्धनों का मित्र और फरिश्ता ने जो तारीख फरिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की जो रचना करी थी वो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के समय में ही ये सारे काम हुए थे। अब इब्राहिम ने नौरस नगर की स्थापना भी करी थी। तो एक क्वेश्चन आपको और मिल गया और बाद में इसने उसे अपनी राजधानी भी बना लिया था। इब्राहिम का जो पुत्र हुआ था मोहम्मद आदिल शाह, ये इसका उत्तराधिकारी बनता है और मोहम्मद आदिल शाह जो है गोल गुम्बद के नाम से प्रसिद्ध मकबरे में दफन है। इसे विश्व का स्थापत्य कला का एक अद्भुत आश्चर्य माना जाता है।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गोल गुंबद है उसमें, तो फिर आपको टिक करना होगा मोहम्मद आदिल शाह का नाम आपको टिक करना होगा। ये गोल गुंबद के नाम से विश्व प्रसिद्ध मकबरे में दफन है। 1686 में बीजापुर का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व समाप्त हो जाता है और उसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो अब आपको याद रखना होगा फाइनली बीजापुर का क्या हुआ था, तो औरंगजेब ने इसको जीत लिया था और इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये इसका अंत यहाँ से हो जाता है बीजापुर का। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंत याद रखना जरूरी है कि ये जो बहमनी साम्राज्य के जो टुकड़े हुए थे इनका फाइनली क्या हुआ था। तो बरार जैसे अहमदनगर में चला गया था, बीजापुर को दिल्ली में औरंगजेब के द्वारा मिला लिया गया था। अब अगला अहमदनगर होता है, अहमदनगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस राज्य का जो संस्थापक था वह मलिक अहमद हुआ था। 1490 में इसने जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया था और यहाँ अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना भी कर दी थी। अब महमूद गवाह को हमने देखा था कि प्राणदंड दे दिया गया था। इसके पश्चात जो मलिक अहमद था इसको बहमनी साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया गया था और निजाम मुल्क की उपाधि भी इसने धारण की थी। मलिक अहमद ने क्या किया था, अहमदनगर की स्थापना की थी और जुन्नैर से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। इसके अलावा यहाँ पर एक शासक होता है जिसका नाम था बुरहान निजाम शाह। तो जब मलिक अहमद की मृत्यु हो जाती है तो उसके 7 वर्षीय पुत्र बुरहान को यहाँ का शासक बना दिया जाता है। तो यहाँ क्या होता है, मुकम्मल खां जो है दक्कनी के रूप में एक योग्य प्रधानमंत्री इनको मिल जाता है। तो अब कौन इनका प्रधानमंत्री हो गया, मुकम्मल खां नाम का व्यक्ति जो है यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाता है। अहमदनगर की हम बात करें तो अहमदनगर के सुल्तानों में पहला शासक था जिसने निजाम शाह की उपाधि को धारण किया था। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और मिल गया कि अहमदनगर का कौन वह शासक था जिसने निजाम शाह की उपाधि धारण करी थी, तो वह था बुरहान निजाम शाह। यहाँ एक और शासक होता जिसका नाम था मुर्तजा निजाम शाह। इसे ये यहाँ का अगला उत्तराधिकारी होता है और इसके शासनकाल में मुगलों ने पहली बार अहमदनगर पर आक्रमण किया था। तो आपको एक क्वेश्चन और मिल गया कि किसके शासनकाल में मुगलों ने अहमदनगर पर पहली बार आक्रमण किया था, तो वह था मुर्तजा निजाम शाह नाम का व्यक्ति। इसके शासनकाल में मुगलों ने पहली बार यहाँ पर आक्रमण किया था। अब एक और व्यक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे, मलिक अंबर। तो अहमदनगर की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के नाटक के अगले दृश्य का नायक कौन था, मलिक अंबर था। जो कौन था, अभिसीनियाई दास था जिसे 3 बार दास्ता से मुक्त भी किया गया था और बाद में वह अहमदनगर का एक प्रमुख वजीर भी बन गया था। जैसा कि हमने वहाँ देखा था कुछ समय पहले, महमूद गवाह इसने प्रोमिनेंट रोल निभाया था बहमनी साम्राज्य में। इसी तरह से मलिक अंबर ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी यहाँ अहमदनगर में। अंत में 1663 में शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो जैसे हमने देखा था बीजापुर को औरंगजेब के द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था, इसी तरह से यहाँ शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अब हम बात कर रहे हैं गोलकुंडा की। गोलकुंडा में कौन सा वंश आया था, तो आपको याद रखना होगा कुतुब शाही वंश आया था और कुली शाह नाम के व्यक्ति ने यहाँ इसकी स्थापना करी थी। स्वतंत्र घोषित करके यहाँ कुतुब शाही वंश की स्थापना कर दी थी। यहाँ एक शासक हुआ जिसका नाम था इब्राहिम शाह। ये कह सकते हैं आप भाषाविद था, भाषा का जानकार था, सुसंस्कृत व्यक्ति था। अपने साम्राज्य में हिंदू और मुसलमानों दोनों में ये बड़ा ही लोकप्रिय व्यक्ति हुआ था। अब गोलकुंडा के सुल्तानों में इब्राहिम जो है पहला शासक था जिसने कुतुब शाह की उपाधि धारण करी थी। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल गया कि गोलकुंडा के शासकों में पहला शासक कौन हुआ जिसने कुतुब शाह की उपाधि धारण करी थी, तो वह कौन था, इब्राहिम था। इसके अलावा यहाँ पर एक और शासक हुआ जिसका नाम था मोहम्मद कुली। हैदराबाद नगर का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो वह मोहम्मद कुली था और दक्कनी उर्दू में लिखित प्रथम काव्य संग्रह या
दीवान का लेखक भी यही था। कौन? मोहम्मद कुली नाम का व्यक्ति। तो हैदराबाद नगर का संस्थापक मोहम्मद कुली हुआ और दक्कनी उर्दू में लिखित प्रथम काव्य संग्रह या दीवान का जो लेखक था वह भी मोहम्मद कुली हुआ। उसने उर्दू और तेलुगु को समान रूप से अपने यहाँ पर संरक्षण भी दिया था। अब 1687 में क्या होता है? औरंगजेब ने इस राज्य पर अधिकार कर लिया था और उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो औरंगजेब ने बहमनी साम्राज्य के दो राज्यों को, बीजापुर को और गोलकुंडा को, क्या किया था? दिल्ली में मिला लिया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना होगा कि औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा दोनों को जो है दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया था, बरार अहमदनगर में चला गया था। अब गोलकुंडा के बारे में एक बात और कहा जाती है कि यह साहित्यकारों का बौद्धिक क्रीड़ा स्थल रहा था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साहित्यकारों का बौद्धिक क्रीड़ा स्थल किसे कहा गया है, तो वह गोलकुंडा था। अब मैं बात करूं अगर अकबर की, तो इसका एक समकालीन सुल्तान था जिसका नाम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। साहित्य और स्थापत्य कला में ये बहुत रुचि रखता था। तो वह पहला व्यक्ति था जिसने काव्य में धर्म निरपेक्ष विषयों पर अपनी लेखनी चलाई थी, उस पर लिखा था। इसीलिए इसे दक्कनी उर्दू काव्य का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है ना? तो आपको क्या याद रखना है? कुली कुतुब शाह नाम के व्यक्ति का नाम याद रखना है। इसने जो है दक्कनी उर्दू काव्य का इसे जन्मदाता माना जाता है और इसने धर्म निरपेक्ष विषयों पर लिखा था। तो इस तरह का काम करने वाला ये पहला ही शासक हुआ है। इसके अलावा कुतुब शाही साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी गोलकुंडा हीरों का विश्व प्रसिद्ध बाजार था ये, ठीक है ना? और मछलीपट्टनम यहाँ का एक प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ था। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना होगी। अगर आपसे पूछा जाए हीरों का विश्व प्रसिद्ध बाजार कौन सा था, तो गोलकुंडा था, और इनका प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था, तो वह मछलीपट्टनम हुआ। अब हम बात करेंगे आखिरी राज्य की, जो कि बीदर था। तो यहाँ अमीर अली बरीद ने स्वतंत्र घोषित किया था और यहाँ बरीद शाही वंश की स्थापना कर दी थी और इसे ही दक्कन की लोमड़ी भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट दे दिया कि दक्कन की लोमड़ी किसे कहा जाता है, तो वह अमीर अली बरीद हुआ। तो 1618-19 में क्या हुआ? इस राज्य को बीजापुर ने हड़प लिया था और बीजापुर को फाइनली क्या हुआ था? बीजापुर का इसे औरंगजेब ने दिल्ली में मिला लिया था, औरंगजेब ने इसको जीत लिया था। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये पांचों वंश जो हैं ये कहीं ना कहीं जाकर के मिल जाते हैं। 1574 में बरार को अहमदनगर ने और 1819 जो है बीदर को बीजापुर ने हड़प लिया था। ये बातें हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो बहमनी साम्राज्य से जो स्वतंत्र होने वाले राज्य थे, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इनके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब एक ये टेबल मैंने लास्ट में दिखाई, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं किनारे हो जाता हूं। अब यहाँ आपको ये पांचों मैंने राज्य दे दिए हैं और इनकी राजधानी, राजवंश, संस्थापक हैं, ये सब आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन यहाँ से ज्यादातर बना दिया जाता है एमपीपीएससी में। तो ये मेरा आज का लेक्चर था बहमनी साम्राज्य के ऊपर। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग मुगल साम्राज्य में बाबर के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। हमने देखा था कि 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। तो अब हम लोग अगले लेक्चर से बाबर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहिए, मास्क का उपयोग करते रहिए, सैनिटाइजर का समय समय पर इस्तेमाल करते रहिए। नमस्कार।